नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म द ऑफिसर्स अड्डा पर। मैं हूं आपका इंग्लिश मेंटोर आदित्य धनराज। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग लास्ट ईयर के पेपर का सीरीज लेके चल रहे हैं, जो ईपीएफओ के लास्ट ईयर के पेपर्स या प्रीवियस ईयर के पेपर्स जो हम लोग कर रहे थे, उनमें से हम लोग ने 3 पेपर्स को डिस्कस कर लिया है। आज हमारा जो चौथा पेपर है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ये है आपका 2002 का पेपर जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बहुत अच्छा पेपर है। लगभग आपको जनरली ये पेपर कहीं मिलेगा नहीं, या सामान्य बुक्स वगैरह खरीदते हैं या उनमें एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जाता है। कई बार मैंने देखा कि आंसर्स वगैरह भी दे रहे हैं कई लोग, तो वो कई बार कंफ्यूजिंग आंसर दे रहे हैं। मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि उन क्वेश्चंस का जवाब हमें कैसे देना चाहिए, इसका सही आंसर क्या है। कई बार ऐसा है कि लोग कंफ्यूजिंग एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, ये कहने का मतलब है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे तो आपको तैयारी करने में बहुत ही हेल्प मिलेगी। जो हमारे आगे के एग्जाम्स होने वाले हैं, इवन ईपीएफओ का एग्जाम्स है, उनसे इंस्पायर होकर हम और भी एग्जाम्स में जो इंग्लिश का पोर्शन है, इंग्लिश लैंग्वेज में क्या ऐसा बेहतर हम कर सकते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, वो हम लोग करने वाले हैं। तो चलो हम लोग ये स्टार्ट करते हैं। आप इसको पूरी तरीके से देखिए और फिर उसके बाद में रियलाइज करिए कि ये चीज सही है, और उसके बाद में आगे तैयारी अपनी जुट के करिए। और वीडियो को अंत तक जरूर देखना, कमेंट भी करना, और भी क्या आपके लिए क्या किया जा सकता है, कुछ आप सुझाव दीजिए, ऐसा कुछ जरूर बताइए, मेंशन करिए। तो मेरे लिए भी फायदा रहता है कि कोई रिस्पॉन्स जब मिलता है तो वो हमें चीजें करने में अच्छा महसूस कराती हैं। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये हमारा जो पेपर है 2002 है ना, पार्ट ए जो भी लिखा गया है। अब देखिए इसमें कई सारे पार्ट हैं, ए बी सी डी, ग्रामर भी है, फिल इन द ब्लैंक्स भी है, इवन पैसेजेस भी हैं, और आपका सिनोनिम, एंटोनिम्स, इडियम्स जो भी आता है, जैसे कि मैंने जो सिलेबस में बताया था, वो सारी चीजें आपको इसमें मिलेंगी। तो देखिए सबसे पहला है स्पॉटिंग एरर का। ऐसा ही पेपर आप देख सकते हैं, जहां कहीं भी आपको पेपर मिलता है आप देखिएगा, बिल्कुल भी बदलाव नहीं मिलेगा इसमें, कि ऐसा कुछ भी नहीं घुमा फिरा के डाला जाता है। जैसा सेट है, सेट के अकॉर्डिंग ये ABCD जो भी 4 सेट होते हैं, उनमें सेट आपका कोई भी हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन में परिवर्तन नहीं मिलेगा, एक्सप्लेनेशन में भी परिवर्तन नहीं मिलेगा। इवन मैंने इसको और भी डीप एक्सप्लेनेशन के हिसाब से मैं आपको बताने वाला हूं। तो जैसे स्पॉटिंग एरर है, ये पेपर जब का है 2002 का। जब स्पॉटिंग एरर करते समय कुछ लोगों को ये नहीं पता होता था कि स्पॉटिंग एरर आता कैसे है, उसमें क्या करना है, तो उसी चीज का ये एक्सप्लेनेशन दिया गया। ये जो 2 सेंटेंसेस दिए गए हैं, इसमें सिर्फ एक्सप्लेन करके दिया है। एक्चुअली जो हमारा सेंटेंस स्टार्ट है यहां से, मतलब समझ गए कि वो ये बताना चाहता है कि कैसे आपको एरर करनी चाहिए। अब आजकल का जो जमाना है, या मतलब जो जिस समय हम लोग 2021 में है, तो यहां पर ये नहीं पता चल रहा है कि एरर कैसे करना होगा। सबको पता है कि एरर असाइनमेंट कैसे किया जाता है। पहले जब का पेपर है तब लोगों को शायद अवेयरनेस नहीं होगी, कुछ नया स्टाइल आया होगा इस तरह का, उसके हिसाब से एक्सप्लेनेशन दिया। एक्सप्लेनेशन मैं छोड़ दिया हूं, आप सभी जानते हैं। हम लोग सीधे क्वेश्चंस पर आते हैं। पहला जो क्वेश्चन दिया गया है कि नो एरर या निकालना है, या एरर निकालना, वो कैसे निकाला जाता है आप सभी लोग जानते हैं। इसमें एक्सप्लेनेशन करने में कोई समय बर्बाद करने का कोई जरूरत नहीं है। तो जैसे पहला जो सेंटेंस दिया गया है, आप जानते हैं कि इसमें ABCD 4 ऑप्शन दिए कि अगर एरर है तो उसमें बताइए, अगर नहीं एरर है आपका तो आंसर हो गया आपका नो एरर। आप सभी लोग जानते हैं। पहला सेंटेंस पढ़ने की कोशिश करें और एकदम सहजता से चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जैसे लिखा गया है, चूज ओनली सच फ्रेंड्स दैट यू कैन ट्रस्ट। देखिए ये एक ऐसा सेंटेंस है, जब आप इसके एक्सप्लेनेशन पे कहीं भी देखेंगे किसी भी बुक्स वगैरह में, तो लोग कंफ्यूजिंग आंसर्स दिए हुए हैं। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि चूज ओनली सच फ्रेंड्स। यहाँ पर जो कनेक्टर लगाया गया दैट, अब दैट पे जो कनेक्टर है वो गड़बड़ लग रहा है या सही है। देखिए हम जब किसी भी नाउन को क्वालिफाई करते हैं सच से या ओनली, ओनली का मतलब क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री। द ओनली लिखा जाए, ओनली एक सुपरलेटिव डिग्री होती है, हमेशा ध्यान रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको बताते चल रहा हूं। और उसके बाद में सच के साथ में आप जानते हैं वैसे भी क्या आता है, दैट आता है, और आपका सच के साथ में क्या आता है, एज भी आता है। ऐसे बहुत सारी चीजें लोगों ने दे रखी हैं जो गड़बड़ सड़बड़। सच के साथ एज कब आएगा, जब हम कंपैरिजन करते हैं। जैसे सच के साथ एज जब आएगा, जब कंपैरिजन में आएगा। और दैट कब आता है, जब वो क्लाउज है। यहाँ पर देखो दिया भी गया है, क्लाउज दिया गया है, यू कैन ट्रस्ट। क्लाउज का मतलब होता है एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए, समझ पा रहे ना। उसके बाद में द ओनली लिखा है, द ओनली जब किसी भी नाउन को क्वालिफाई करता है तो कनेक्टर दैट आता है, WH टाइप वर्ड नहीं आते। तो इसमें समस्या क्या है, लेकिन फिर भी आपका जो सी पार्ट है इसमें एरर है। कैसे, कहने का मतलब क्या है मैं आपको बता दूं। इसका क्वेश्चन जैसे मैंने बोला कि आई हैव अ हाउस, अब जैसे एक सेंटेंस में लिख रहा हूं, आई हैव अ हाउस, ऐसे लिखा जाए इन
इन और विच आई लिव, ये जैसे एक सेंटेंस लिखा गया। तो इसको ऐसे भी लिखा सकते हैं, आई हैव अ हाउस इन विच आई लिव, मेरे पास एक घर है जिसमें मैं रहता हूं, ऐसा लिखा गया इन विच आई लिव। तो देखिए यहां पर जो कनेक्टर है ना उसमें हम प्रीपोजिशन लगा रहे हैं, और इस सेंटेंस को आप दूसरे स्टाइल में भी लिख सकते हैं, आई हैव अ हाउस, और उसके बाद में अगर कनेक्टर आप क्या लगाते हैं दैट, तो दैट के बाद में आई और लिव, और जो प्रीपोजिशन डब्ल्यू टाइप से पहले आया है वो आगे वाले क्लाउज में चला जाएगा, ये कहने का मतलब है। तो यहां पर क्या है, ये तो आपका दैट जो वर्ड दिया गया ये तो सही है, ओनली और सच के साथ दैट ही आएगा, लेकिन इसमें एक प्रीपोजिशन की कमी है। देखिए इसको अगर मान लीजिए आप WH टाइप वाले में लिखते हैं, चूज ओनली सच फ्रेंड्स, अब ट्रस्ट के साथ में प्रीपोजिशन जाता है इन या विद। अगर किसी भी चीज में आपको ट्रस्ट है, आई ट्रस्ट इन समथिंग, या किसी पर्सन में ट्रस्ट है तो विद समवन, तो हम कैसे लगाते हैं विद होम, क्या लिखेंगे विद और होम, उसके बाद में आई कैन, यू कैन ट्रस्ट, ऐसा लिख सकते थे। और अगर दैट वाले में लगाना है तो दैट वाले में क्लाउज में हम लोग को क्या लगाना पड़ेगा, प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा, या तो फिर विद या तो फिर आपका इन। इसका मतलब क्या है कि सी वाले सेक्शन में एरर है क्योंकि प्रीपोजिशन इसमें लगाना है। अब देखिए जब एरर निकाला जाता है तो कई बार लोग ये सोचते हैं कि सर ABCD में जो ऑप्शन है वो बता दीजिए, एक्सप्लेनेशन का क्या करेंगे। भाई एक्सप्लेनेशन बहुत जरूरी है। अब इसमें एरर असाइनमेंट आया है, कई बार ऐसा होगा जो सेंटेंस इंप्रूवमेंट होगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आपको बहुत तकलीफ होगी ये करने में। तो दो तरीके हैं, जैसे ये आई हैव अ हाउस इन विच आई लिव, या आई हैव अ हाउस दैट आई लिव इन। इस पैटर्न पर ये वाला सेंटेंस का एक्सप्लेनेशन एकदम सही है, मैंने एकदम आपको करेक्ट बताया, आप देख सकते हैं। अगर कोई समस्या हो तो जरूर बताइए कमेंट करके, ठीक है, उसका निवारण जरूर किया जाएगा, मैं करूंगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लिखा गया व्हाइल ही वाज डिगिंग सैंड, जब वह जो है ना सैंड को डिग कर रहा था, खोद रहा था, जो भी है, अ लार्ज मेस है ना, फेल लिखा गया, एंड बरीड हिम कंप्लीटली। तो यहां पर जो फाल जो होता है ना एक वर्ड, उसका सेकंड फॉर्म क्या हो गया फेल, और कनेक्टर क्या लगाया गया एंड, और एंड के बाद में दूसरा शब्द भी क्या दिया गया है बरीड, जो भी सेकंड फॉर्म है, और ये भी आपका सेकंड फॉर्म है। और एंड जो होते हैं, जो फैन वॉइस के कनेक्टर्स होते हैं ना, फैन वॉइस आप जानते होंगे। देखो भाई ये पेपर को हमें एक्सप्लेन करना है, आंसर्स नहीं बताना है, आंसर्स आपको मिल जाते हैं कहीं ना कहीं से। तो यहां पर जो एंड लिखा गया है, एंड से दो वर्ब जब जुड़ी है तो हमेशा बराबर होनी चाहिए, और ये बराबर है। उसने कहा कि जब वो डिग कर रहा था सैंड को, तो एक लार्ज जो मास मतलब एक टुकड़ा, मतलब एक द्रव्यमान की बात कर रहे हैं, वो गिरा, और बरीड मतलब उसको उसके ऊपर गिरा, वो दब गया, दफन हो गया, कहने का मतलब हिम कंप्लीटली। तो इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, ध्यान रखेंगे। कोऑर्डिनेट जो क्लाउज होते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करके थोड़ा सा बता दे रहा हूं। जो कोऑर्डिनेट क्लाउज होते हैं, कोऑर्डिनेट क्लाउज कौन सा होता है आपका, फैन वॉइस, फैन और वॉइस। एफ से जैसे होता है आपका फॉर, ए से होता है एंड, एन से होता है नॉर, और बी से होता है बट, और ओ से होता है और, वाई से होता है येट, और एस से होता है सो। तो ये आपके कोऑर्डिनेट क्लाउज हैं, जैसे एंड हो गया, बट हो गया, इनसे हमेशा बराबर वर्ब जुड़नी चाहिए। और वैसे भी साइमल्टेनियस एक्शन है, व्हाइल के साथ कंटिन्यूटी है, और बाद वाले सेंटेंस में सेकंड फॉर्म के दो पेयर एंड से जुड़े हैं, जो कि सही है। इस वाले सेंटेंस में आपका जो है नो एरर होगा, कि जब वो सैंड को है ना डिग कर रहा था तो एक बड़ा सा टुकड़ा उसके ऊपर गिरा और वो उसमें दब गया पूरी तरीके से, ऐसा, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है उसको देखने की कोशिश करेंगे। लिखा गया द बुक इज वेल प्रिंटेड। अब यहां पर देखिए बुक की बात कर रहा है, बुक इज कैसा है, वेल प्रिंटेड, एक बात हो गई, एंड से जुड़ा है, और कैसा है, अट्रैक्टिव बाउंड, अच्छे तरीके से अट्रैक्शन है उसका, बाउंड मतलब बंधा हुआ है उसका बाहरी आवरण, और उसका बहुत अच्छा प्रिंट भी है। ये दोनों चीजें क्या लगे, मेकिंग ऑल टुगेदर एंड अट्रैक्टिव वॉल्यूम। तो यहां पर एक समस्या है, ये जो शब्द दिया गया है ऑल टुगेदर का यूज हम लोग जब करते हैं जब चीजें दो से ज्यादा हो, तब हम ऑल टुगेदर का इस्तेमाल करते हैं। यहां पर सिर्फ दो फीचर की बात कर रहा है, वेल प्रिंटेड और अट्रैक्टिव बाउंड, इस वजह से यहां पर ऑल टुगेदर की जगह पर सिर्फ और सिर्फ टुगेदर होना चाहिए, समझ पा रहे ना। और दूसरी बात, अगर ये इसके साथ मेकिंग सही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैक्स भी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो द बुक इज वेल प्रिंटेड एंड अट्रैक्टिव बाउंड, मेकिंग ऑल टुगेदर नहीं, टुगेदर, और उसके बाद में एन अट्रैक्टिव वॉल्यूम, ये है। तो ध्यान रखेंगे टुगेदर, जैसे कि विद और अलोंग विद और टुगेदर विद में अंतर होता है ना, जैसे कि टुगेदर विद का मतलब सिर्फ दो, और अलोंग विद मतलब ऐसे, तो उसी हिसाब से इसका ध्यान रखेंगे। ऑल टुगेदर का मतलब यहां पर नहीं, टुगेदर होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग का फोर्थ नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है,
फोर्थ नंबर में दिया गया है a little younger to myself we both were devoted to cricket and boating। अब यहां पर देखिए a little younger to लिखा गया और to के बाद में हमेशा ध्यान रखेंगे किसी भी सेंटेंस में जो प्रीपोजिशन होता है, प्रीपोजिशन के बाद में हमेशा जो प्रोनाउन आएगा, ध्यान रखेंगे प्रोनाउन आए या नाउन आए, ये हमेशा ध्यान रखेंगे प्रोनाउन या नाउन हमेशा किस में कंसीडर किया जाता है, ऑब्जेक्टिव केस में कंसीडर किया जाता है। याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, जैसे आई का मी हो गया, यू का यू रहता है, ही का हिम हो जाता है, सी का हर हो जाता है। तो आफ्टर प्रीपोजिशन यू शुड यूज ओनली ऑब्जेक्टिव केस, नॉट सेल्फ वाला। यहां पर माई सेल्फ लिखा गया, जो माई सेल्फ होता है वो आपका होता है रिफ्लेक्सिव, है ना। रिफ्लेक्सिव फॉर्म नहीं लिख सकते, समझ पा रहे हैं ना। यहां पर होना चाहिए आपका मी होना चाहिए, मी। तो अ लिटिल यंगर टू मी, एक जो छोटा बच्चा था उसने मुझसे ये कहा कि वी बोथ वर डिवोटेड टू क्रिकेट एंड वोटिंग। हम दोनों ही लोग जो हैं वो डिवोटेड है किसके लिए, क्रिकेट के लिए और वोटिंग के लिए। तो यहां पर माई सेल्फ की जगह पर होना चाहिए मी। अब हमेशा ध्यान रखेंगे आफ्टर एनी प्रीपोजिशन प्रोनाउन या नाउन इज कंसीडर्ड एज ओनली ऑब्जेक्टिव केस, ऐसा। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसका मतलब ए सेक्शन का जो एरर असाइनमेंट था उसका फिफ्थ वाला जो क्वेश्चन दिया गया, देखिए ध्यान से। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन दिया गया, ही हैड नो सूनर अराइव्ड देन ही वाज आस्क्ड टू लीव अगेन। आज के लिए बहुत ज्यादा क्वेश्चन पॉपुलर है, आप जानते हैं ये जो नो सूनर लिखा गया है, ये नो सूनर लिखा गया। नो सूनर के साथ में कनेक्टर क्या आता है, देन आता है। तो यहां पर देखें ये देन कनेक्टर दिया, ये सही है। और नो सूनर से पहले सब्जेक्ट और हेड दिया गया। देखिए जब कोई भी सेंटेंस में नेगेटिव एडवर्ब होता है उसको नेगेटिव एडवर्ब से स्टार्ट करना चाहिए और फिर इन्वर्जन लगाना चाहिए। इन्वर्जन एक टॉपिक है, आप इंग्लिश में देखेंगे इन्वर्जन क्या होता है। इन्वर्जन दो तरीके के होते हैं, एक पार्शियल इन्वर्जन और एक कंप्लीट इन्वर्जन। तो नो सूनर से सेंटेंस स्टार्ट होना चाहिए, नो सूनर स्टार्ट करने के लिए लिखना चाहिए और फिर आना चाहिए आपका हेड, और हेड के बाद में फिर होगा आपका ही, और ही के बाद में फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। तो नो ऐसा होना चाहिए, नो सूनर हैड ही अराइव्ड देन ही वाज आस्क्ड टू लीव अगेन। तो ये सेंटेंस में इन्वर्जन लग रहा है, इन्वर्जन लगाना चाहिए। तो जब भी कोई भी सेंटेंस आपका नेगेटिव एडवर्ब से स्टार्ट होता है इवन उसको स्टार्ट करना चाहिए। फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट और फिर आपका मेन वर्ब होना चाहिए। इन्वर्जन स्टाइल है कंप्लीट इन्वर्जन और पार्शियल इन्वर्जन, मैं आपको बता दे रहा हूं। आप टॉपिक पढ़ सकते हैं कहीं से भी, किसी भी बुक में टॉपिक दिया गया होगा, ये एडवर्ब के चैप्टर में होता है, एडवर्ब में। या अगर आपको एडवर्ब में ना मिले तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जिसको सिंटेक्स बोलते हैं वहां पर आप देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा तेजी से करेंगे क्योंकि यहां पर क्वेश्चन बहुत ज्यादा है इस वजह से। चलिए देखते हैं। अब हमारा जो है फिल इन द ब्लैंक्स है। अच्छा, फिल इन द ब्लैंक्स में हमारा जो एग्जाम है इसमें सबसे ज्यादा मिलेगा आपको क्या, प्रीपोजिशन का फिल इन द ब्लैंक्स या फ्रेजल वर्ब का फिल इन द ब्लैंक्स। यही एक ऐसी चीज है जो पूछने लायक हुआ करती है, खासकर इन एग्जाम्स में जिन एग्जाम्स में लैंग्वेज कम आती है। चलिए देखते हैं। अब दिया गया है आपका 6 नंबर क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। राजपूत ऑलवेज फाइट, स्पेस दिया गया है द लास्ट मैन। ये जो फाइट का जो सेकंड फॉर्म है उसका ध्यान रखेंगे। राजपूत का मतलब दा राजपूत का मतलब राजपूत लोग, क्षत्रिय कहने का मतलब वो लड़ते हैं, हमेशा लड़े, पास्ट में है हमेशा लड़े। कहां, द लास्ट मैन तक। लास्ट मैन का मतलब जब तक, जैसे किसी भी परिस्थिति में जितने भी दुश्मन रहे, जब तक के सारे दुश्मन को खत्म नहीं कर दिया तब तक वो रुके नहीं, मतलब आखिरी दम तक जिसको बोलते हैं। एक इडियम्स हुआ करता है फाट टू द बिटर एंड। फाट टू द बिटर एंड का मतलब आखिरी सांस तक, आखिरी दुश्मन तक, जब तक कि आखिरी दुश्मन नहीं मर गया तब तक वो लड़ते रहे। उसके लिए फाट के साथ प्रीपोजिशन आता है टू, फाट टू द लास्ट। क्योंकि टू किस वजह से आता है इसको ध्यान रखेंगे, इडियम है मैं बता रहा हूं, एफ फाट टू द और बिटर एंड, इसका मतलब ये है। तो फॉट के साथ टू प्रीपोजिशन आता है, इसका मतलब होता है अंतिम सांस तक और जब तक कि पूरी तरीके से खात्मा ना हो जाए तब तक। इसलिए आंसर इसका बिल्कुल सिंपल है। देखिए अब ये जो क्वेश्चंस हैं, फिक्स प्रीपोजिशन जब भी आता है जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी हो सकता है। उसके बाद में 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, आई हैव बीन सर्फिंग इंटरनेट स्पेस दिया द लास्ट 2 आवर्स। देखिए ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है जो आपने देखा होगा। इसमें क्वेश्चंस में ऑप्शंस में सिंस दिया है, फॉर दिया है, फ्रॉम दिया है और राइट फ्रॉम दिया गया। तो मैं आपको बता दूं सिंस का यूज तो आप जानते होंगे, सिंस का इस्तेमाल करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम में। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है मैं आपको बताऊं। पॉइंट ऑफ टाइम इसका मतलब होता है डेफिनेट टाइम, जिसको लोग निश्चित समय बोलते हैं। निश्चित समय का मतलब मैं आपको बता दूं,
देखिए ऐसा समय जिनमें एक बढ़िया से हिंट दे रहा हूं आपको, जिन समय में इन, ऑन और एट लगाया जा सकता है, ध्यान दें, जिस भी समय में इन, ऑन और एट लगाया जा सकता है वो सारे के सारे समय जो है आपका सिंस में जाते हैं। जो फॉर है वो ड्यूरेशन के लिए यूज करते हैं। ड्यूरेशन का मतलब होता है पीरियड। अगर पीरियड वाला समय है तो हमेशा फॉर का इस्तेमाल करें, और फ्रॉम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किसके लिए? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए कर सकते हैं, लेकिन ये सेंटेंसेस जो है वो परफेक्ट में नहीं, किसी भी सेंटेंसेस में यूज किया जा सकता है। इस वजह से इसका जो सेंटेंस का आंसर होगा, मतलब 7 नंबर क्वेश्चन का, द लास्ट 2 आवर्स लिखे गए, पिछले 2 घंटे से, ये कहने का मतलब है। तो यहां 2 घंटे 2 आवर्स जो है आपका, ये है आपका ड्यूरेशन। और ड्यूरेशन जब होता है, ड्यूरेशन के लिए हमेशा क्या इस्तेमाल करते हैं? फॉर इस्तेमाल करते हैं। तो बी वाला आंसर होगा। ये सिंपल क्वेश्चन है, आप जानते भी हो, लेकिन मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। कई बार ऐसा होता है, कुछ लोग ये सोचते हैं कि सर जो सिंस वाला समय है वो निश्चित समय है, लेकिन निश्चित समय होते क्या क्या है? तो मैंने बताया जिन जिन समय में आप इन का, ऑन का और एट का इस्तेमाल कर सकते हैं वो सारे के सारे समय सिंस में ले जा सकते हैं। एकदम क्लियर है। 8 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है उसकी बात करेंगे। लिखा गया है यू शुड बी कंसिडरेट। आप देखिए शुड बी कंसिडरेट, यहां पर दिया शुड और बी। यहां पर कंसिडरेट की बात करें तो एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल किया गया, और कंसिडरेट के साथ में जो फिक्स प्रीपोजिशन आएगा उसकी बात करेंगे। योर एम्प्लॉइज एंड आई अस्योर यू ऑफ योर सक्सेस इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। तो उसने कहा कि यू शुड बी, और सजेशन दे रहा है कि आपको कंसिडरेट करना चाहिए किसको? अपने एम्प्लॉइज से। और तब उसकी बात कर रहा है कि एंड यू अस्योर यू ऑफ योर सक्सेस इन एवरी वॉक। तो अगर आप अपने एम्प्लॉइज से, कंसीडरेट का मतलब होता है कंसीडर करना, उनके काम को कंसीडर करो। अगर कोई काम अच्छा कर रहा है तो उसकी तारीफ करो, उनका ध्यान रखो, उनका ख्याल रखो, ऐसा। और जाहिर सी बात है जब कोई भी व्यक्ति या बॉस हो, मालिक हो, वो अपने एम्प्लॉइज का ख्याल रखेगा, उनके सुख और दुख दोनों में, ये मान के चलिए उसी का बिजनेस हमेशा ग्रो करता है जो अपने एम्प्लॉइज का ध्यान रखते हैं, बिकॉज वो उनका एसेट है। एसेट मतलब वर्कफोर्स के सेंस में। तो यहां पर कंसीडरेट के साथ में जब हम टू प्रीपोजिशन लगाते हैं, देखिए कई बार ऐसा होता है कुछ चीजें नहीं आती हैं लेकिन फिर भी हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है। कंसीडरेट टू का मतलब होता है ध्यान देना किसी व्यक्ति पर या किसी चीज पर। इवन कोई भी रिश्ता हो, आप भाई को ले लेते हैं, बहन को ले लें, माँ बाप को लें, या अपने लवर्स को ले लें, वाइफ हो सकती है, गर्लफ्रेंड हो सकती है। कहने का मतलब आपको कंसीडर करना पड़ता है, कंसीडर टू समवन, तब, क्योंकि उसके ऊपर ध्यान रखना है कि उसको क्या जरूरत है और उसकी क्या समस्या है, ऐसा कुछ। तो इसके लिए आपका आंसर होगा बी वाला। तो देखिए फिल इन द ब्लैंक्स है, तो या तो फिर आपका प्रीपोजिशन आता है और या फिर आएगा आपका फ्रेजल वर्ब, और फ्रेजल वर्ब भी प्रीपोजिशन ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन। आप देखिए ये समस्या कुछ नहीं भाई, जैसा क्वेश्चन आया है उसी तरीके से किया जाएगा। अब ये समझ लीजिए ऐसे क्वेश्चंस कभी कभार वोकैबुलरी के आते हैं, आप ध्यान से देखिए, गौर से देखिए, यूपीएससी का पेपर यही होता है। लिस्ट 1 दिया गया है और लिस्ट 2 दिया गया है। लिस्ट 1 में 4 शब्द दिए गए हैं और लिस्ट 2 में 6 शब्द दिए गए हैं, मतलब इसमें से 2 शब्द एलिमिनेट होंगे। और जैसा कि आप जीएस के क्वेश्चन करते हैं ना, मैचिंग वाले जो लिस्ट में, और इसमें पूछा गया है मैच वर्ड लिस्ट विद द वर्ड्स ग्रुप ऑफ वर्ड इन द लिस्ट जो सेकंड सच एज दे कन्वे द सेम मीनिंग। यहां पर देखना पड़ेगा, द सेम मीनिंग का मतलब होता है सिनोनिम्स, एंटोनिम्स नहीं पूछा है। तो जब सिनोनिम की बात कर रहा है तो सेम मीनिंग या सेम मीनिंग का मतलब सिनोनिम्स हो गया। अब देखिए यहां पर 4 शब्द दिए गए हैं, ऑब्सिकियस, ऑब्स्ट्रेपेरस, इन्विटरेट और इम्पिक्यूनियस। अच्छे शब्द भी हैं, मैंने इस पैटर्न को देखा और मैं आपको एक जानकारी दे रहा हूं, बहुत अच्छी, बहुत उम्दा जानकारी, क्योंकि आप जो है बहुत ज्यादा प्यार देते हैं और बहुत ही ज्यादा जुड़ाव हो गया है और आप लगे हुए हैं तैयारी में, तो मुझे बहुत बढ़िया लगता है। मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूं, इस तरह के अगर क्वेश्चन आपको करना हो, इस तरह के फीचर का क्वेश्चन जो करना होता है, तो आप देखें एक किरण पब्लिकेशन का बुक होता है। किरण पब्लिकेशन आप सभी लोग जानते हैं, एक वोकैबुलरी का एक बुक स्पेशल आता है, बहुत पुराना बुक मेरे पास पड़ा था, मैंने उसमें ये चीज देखी कि इस तरह के क्वेश्चन, क्योंकि ये बहुत पुराना पेपर है, तो आप नए भी वर्जन में भी आ गया होगा, तो वहां से आप वोकैबुलरी एक डिक्शनरी टाइप दिया रहता है। उस बुक में सारे के सारे जो यूपीएससी वाले जो पेपर है ना, मतलब कहने का मतलब है कि उस स्टाइल के जो ये मैचिंग वाले जो वर्ड्स हैं वहां पर आपको मिल जाएंगे। उसमें ऐसे ही 10-10, 15-15 या 20-20 के क्विज हैं, आप वहां से वो चीज को देख सकते हैं, जो भी आप अच्छा। और वैसे भी आप पूछ भी रहे थे कि कई सारे लोगों ने कहा था सर किस
तरह का बुक होना चाहिए। तो वोकैबुलरी के लिए वो बहुत बेस्ट बुक है। देखिए ये मेरा सजेशन है पर्सनली आपसे, अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको वहां पर बहुत ढेरों क्वेश्चंस मिलेंगे जो मैचिंग वाले होते हैं, जो हमारे यूपीएससी सिलेबस के अकॉर्डिंग वाला जो है वहां पर मिलेगा, सिंगल नहीं। तो देखिए आप इसको हम लोग करते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो भी ऑप्शन होगा वो अलग बात है, आप ऑप्शन बाद में फिर से बना सकते हैं, ए बी और सी, फिर मैं लिखते जाऊंगा। अब यहाँ पर देखिए ऑब्स्टेकल्स का मतलब क्या होता है। देखिए ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या है, ये सारे के सारे एडजेक्टिव दिए गए हैं, तो एडजेक्टिव वाले चैप्टर से हो सकता है ये। ऑब्स्टेकल्स का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो चापलूस होता है, जिसको बोलते हैं साइकोफेंट। देखिए मैं आपको बहुत अच्छे से शब्द बता रहा हूं, चापलूस मतलब मिनियन एक शब्द होता है, मिनियन नया शब्द है, ध्यान रखेंगे। और साइकोफेंट होता है, साइकोफेंट भी होता है, साइकोफेंट के बाद में फ्लैटर भी कर सकता है। इसके सेंस में आप इसमें देखेंगे तो आपको मिलेगा टू विलिंग टू ओबे। टू विलिंग टू ओबे का मतलब है उसको जो भी बोला जाता है वो करने को तैयार रहता है। तो चापलूस व्यक्ति ही जो होता है वो सारी चीजें करने को तैयार रहता है। तो यहाँ पर टू विलिंग टू ओबे दिया गया है। जो अच्छा इसको करने का सही एकदम सही सटीक तरीका क्या होता है आप जानते जी इसमें, कि जो शब्द आपको आसान लगे उसका मीनिंग मैच करके देखो कि किससे किस ऑप्शन से मिल रहा है। जैसे इम्पिक्यूनियस का मतलब होता है जो व्यक्ति पुअर होता है, निर्धन होता है, जिसके पास पैसा नहीं होता, ये बिल्कुल साधारण शब्द है इसमें अगर देखा जाए। तो दूसरे में दिया गया हैविंग लिटिल और नो मनी, जिसके पास पैसा नहीं है उसको हम इम्पिक्यूनियस बोलते हैं। तो दूसरे का जो मैच है डी से मिल रहा है। अब देखिए दूसरे का डी से किसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है ए वाले ऑप्शंस में, और इसमें देखो नहीं मिल रहा है तो इसको काट देंगे, और इसमें भी नहीं मिल रहा है तो इसको भी काट देंगे। अब हमारे पास ए और सी ऑप्शन, ये तो बहुत आसान हो जाता है। अब उसके बाद में पहले वाले को तो मैंने बता ही दिया, ऑब्सेकियस का मतलब होता है टू विलिंग टू ओबे। तो 3 का है आपका ए के साथ मिल रहा है, 3 का ए के साथ, 3 का ए के साथ यहां मिल रहा है, और यहां मिलना चाहिए। देखो 3 का ए के साथ यहां भी, देखो अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ए के साथ और ये भी 3 का साथ दी हुई। अब यहाँ पर प्रॉब्लम है 4, 5 और 6, 1 की बात करेंगे, बस इतना ही है। अब यहाँ पर देखिए इन्वर्टेड का मतलब क्या, और ऑब्स्टेपेरस का, ऑब्स्टेपेरस का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा नॉइजी है, मतलब जिसको रोका नहीं जा सकता, बहुत ज्यादा हो हल्ला कमोशन हो रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे तो 4 नंबर में मिलेगा नॉइजी एंड अनरूली। तो हो गया बी का है 4 के साथ, बी का 4 के साथ है, तो यहां पर देख लेंगे बी का 4 के साथ यही है, इस वाले ऑप्शन में नहीं होगा। तो बिल्कुल सिंपल सा आंसर हो गया आपका ए वाला। तो ऑब्स्टेकियस का मतलब हो गया टू विलिंग टू ओबे, उसके बाद में ऑब्स्टेपेरस का मतलब नॉइजी एंड अनरूली, उसके बाद में इन्वर्टेड का मतलब आप यहां से देख लेंगे, अगर मान लीजिए आपको नहीं भी आ रहा है तो सी का 5 के साथ है डीप रूटेड। वैसे भी डीप रूटेड होता है जो काफी पुराना है, जमा हुआ है, बहुत जैसे होता है ना दिग्गज खिलाड़ी पुराना, उसके लिए बोलते हैं। तो इस तरह की वोकैबुलरी आती है, और इस तरह के बहुत सारे इस वाले पेपर में क्वेश्चंस हैं, हर एक ही नंबर आपका मिला इसमें। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट जो है दूसरा लिस्ट दिया गया है, 10 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें दूसरा लिस्ट है, उसमें भी सेम ऐसे ही है। आप इसमें से आप अपने ऑप्शन बना सकते हैं, जैसे कि ए लिखो, बी लिखो, सी लिखो और डी लिखो, फिर मैच कर लेना। अब यहाँ पर कैडेवरस दिया गया है, एक शब्द कैडेवरस है, प्रोडिगल है, डिकेंडेंस है और ग्रेटुटस है। देखिए बहुत अच्छे शब्द हैं, कई बार ऐसा है कि उनका प्रोनाउंसिएशन भी लेना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो ये थोड़ी सी तैयारी आपको करनी पड़ेगी। देखिए हर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और अब इस समय में लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा है कि अगर आप इसको रोकेंगे या उसको छोड़ेंगे तो मेरे हिसाब से आप सही नहीं है। अब देखिए इसमें जो आपको बिल्कुल सिंपल सा लग रहा है कि कौन सा शब्द हमें आसान लगे, पहले उसको मैच करने की कोशिश करें। आप जैसे देखेंगे तो प्रोडिगल आपको सही सिंपल थोड़ा सा लग रहा होगा, और उसके बाद में डिकेंडेंस का मतलब देखिए, डिकेंडेंस का मतलब होता है डिके। डिके का मतलब क्या होता है बताइए? डिके का मतलब होता है पतन होना। पतन होने का मतलब क्या है कि किसी भी चीज में गिरावट होना, लेवल कम हो जाना। उसके देखो फॉलिंग टू लोअर मोरल लेवल, देखिए बिल्कुल आसान से मिल गया ये 1 नंबर वाला। तो सी के साथ 1 हो गया, यहां पर देखेंगे सी के साथ 1 हो गया। उसके बाद में अब ग्रेटुटस थोड़ा सा कठिन अगर लग रहा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है, या प्रोडिगल का मतलब क्या है, तो देखिए प्रोडिगी का मतलब क्या होता है, जो व्यक्ति कैसा, लुकिंग वेरी पेल और स्टाउट और वेल बिल्ड, एक्स्ट्रावेगेंट जैसे दिया गया। देखिए एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत खर्चीला होता है, उसी को वही व्यक्ति होता है प्रोडिगल, जो अनाप शनाप पैसा खर्च करता है। बी के साथ आप 6 ले सकते हैं, ये हो गया 6, बी के साथ 6। अब अगर इसमें ऑप्शन में देखेंगे बी के साथ 6 किस किस में है, मैं देखना चाहता हूं। यहां पर देखिए बी के साथ 6 यहां पर है, 6 यहां पर है, ये यहां पर 5 है और यहां पर 5 है। इसका मतलब 6 वाला ही होगा इसमें से।
अब या तो बी हो सकता है या सी हो सकता है, और भी देख लेंगे। और कैडेवरस का मतलब जो है आप देखेंगे, कैडेवरस का मतलब होता है, देखिए जब कोई भी व्यक्ति कैडेवर हो जाता है, एक लंबे बीमारी से उसमें खून की कमी हो जाती है, उसका जो शरीर है थोड़ा सा हल्का सा पीला हो जाता है, उसके सेंस में हम उसको कैडेवरस बोलते हैं। इसमें अगर देखेंगे तो समथिंग डन और गिवन अननेसेसरी लुकिंग वेरी पेल, तो पेल का मतलब ही होता है वीकनेस, वीक है ना, ध्यान रखेंगे। वीक का मतलब होता है कमजोर व्यक्ति, जो बीमारी के चलते, बीमारी के बाद जो वीकनेस हो जाती है उसको पेल बोलते हैं, क्योंकि शरीर का जो रंग होता है वो हल्का पीला पड़ जाता है, लैक ऑफ डिफिशियंसी ऑफ इन द सेंस ब्लड, उसके सेंस में। तो ये हो गया आपका 4 का ए के साथ, ये है। तो 4 का ए के साथ है, देख लीजिए आप यहां पर 4 का ए के साथ देखेंगे तो सी में मिलेगा 6 और 1 मिला, और उसके बाद में डी वाला जो है आपका वो देखेंगे ग्रेटुटस का मतलब यहां पर ये है समथिंग डन और गिवन अननेसेसरली। 3 नंबर जो क्वेश्चन है यहां पर ऑप्शंस के साथ में, तो ये जो होता है ग्रेटुटस, मुझे भी नहीं आ रहा था, समथिंग डन और गिवन अननेसेसरली, इसका मतलब ये होता है। तो आप देखेंगे तो थर्ड के साथ हम डी वाला मैच करेंगे, तो डी जो थर्ड जहां पर भी मिले आप वहां से देख सकते हैं। तो देखिए आपका ये दिया है 4, 6 और 1 और 3, तो हमारा जो आंसर होगा उसका वो सी वाला ही होगा, है ना, सी वाला आंसर है। आप इसको एक बार देख सकते हैं। कैडेवरस मतलब बता दिया मैंने, लुकिंग वेरी पेल, उसके बाद में प्रोडिगल मतलब एक्स्ट्रावेगेंट, और डिपेंडेंस मतलब फॉलिंग टू लोअर लेवल, और उसके बाद में ग्रेटुटस का मतलब होता है समथिंग डन और गिवन अननेसेसरली, जब कोई भी चीज बिना मतलब फालतू की जाए, अननेसेसरीली, उसको हम बोलते हैं। आगे देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है उसकी बात करेंगे। अब यहां पर देखिए 4 शब्द लिस्ट 1 में दिया गया है और लिस्ट 2 में दिया गया है। यहां पर देखिए डिलेटेंट दिया गया है, प्रोफिलगेट दिया गया है, और प्रीसिएंट दिया गया है, और पैरोकियल दिया गया है। ये जो 4 शब्द आपके दिए गए इनका मतलब समझें, बिल्कुल आसान है। देखो इसमें एकदम सिंपल जो स्पेलिंग है, या यहां पर देखिए लिखा है प्री और सिएंट। प्रीसिएंट का मतलब ये प्री साइंस से मतलब है, प्री मतलब होता है पूर्व, और पूर्व के बाद में साइंस का मतलब होता है नॉलेज। नॉलेज मतलब जानकारी, तो जिस व्यक्ति को किसी भी चीज की पहले से अगर जानकारी हो जाएगी उसको बोलते हैं प्री साइंस, तो साइंस से संबंधित होता है, उसकी बात करेंगे। तो इसमें देखेंगे सी वाले का बिल्कुल सिंपल सा, अ पर्सन विद फ्यूचरिस्टिक विजन, मेजरली है अ पर्सन हु स्टडीज और डन समथिंग विदाउट सीरियस इंटरेस्ट और अंडरस्टैंडिंग, और टू शो नैरो इंटरेस्ट, बेसफुल और पंजेंट रिमार्क्स। तो इसका जो प्रिंसाइंट का मतलब है वो यही वाला होगा पहला, अ पर्सन विद फ्यूचरिस्टिक विजन। प्री का मतलब पहले से, पूर्वानुमान लगाने के सेंस में, जिसको चीजें बहुत पहले से ही पता हो जाती हैं या पता होती हैं, उसको बोलते हैं। उसके बाद में ए नंबर वाला जो ऑप्शन है डिलेटेंट, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में बहुत आसान तरीके से आता है, जिसका मतलब साफ साफ लिखा गया है, अ पर्सन हु स्टडीज और डज समथिंग विदाउट सीरियस इंटरेस्ट और अंडरस्टैंडिंग। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत पढ़ता तो है लेकिन उसको इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, मतलब ना के बराबर ऐसे ही पढ़ रहा है ना, फिकल माइंडेड है, कभी पढ़ लिया कभी नहीं पढ़ा, उसके सेंस में। तो आप देखेंगे ए वाला जो है, ए वाले को हम किसके साथ ले रहे हैं, 3 के साथ ले रहे हैं, और सी वाले को हम लोग ले रहे हैं 1 के साथ। अभी देख लेंगे, बी यहां पर डाल देते हैं और डी यहां पर डाल देते हैं। उसके बाद में पैरोकियल का मतलब क्या होता है? पैरोकियल का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो नैरो माइंडेड है, जिसका सेंस या जिसका इंटरेस्ट नैरो है, उसके सेंस में। ये देखिए आपके सामने दिया गया है, ये है टू शो नैरो इंटरेस्ट, और उसके बाद में प्रोफिलगेट जैसे दिया गया है, यहां पर एक वर्ड प्रोफिलगेट। तो आप देखिए मैच करेंगे ऑप्शंस को तो थोड़ा सा समझ में आएगा कि देखिए डिलेटेंट का मतलब ए का 3 के साथ है, ए 6 है, ये ए का 3 का है, और उसके बाद में ए का 6 के साथ है, और ए का इसके नीचे होगा शायद, यहां पर दिया गया 3 के साथ है। तो आप देखेंगे बी वाला ऑप्शन हो सकता है, या तो फिर आपका डी वाला ऑप्शन हो सकता है, और बाकी का हम लोग ने निकाला अभी आपका चौथे का डी। और पैरोकियल का मतलब होता है शो नैरो इंटरेस्ट, तो ये आपका डी वाला हो गया। और उसके बाद में हमने प्रीशियंट का मतलब बताया, अ पर्सन विद फ्यूचरिस्टिक विजन, तो 1 के साथ हो गया। और प्रोफिलगेट का मतलब, तो आप देखिए आपका आंसर होगा ए का 3, बी का 5 हो गया, और उसके बाद में और सी का हो गया 1, और उसके बाद में डी का हो गया 4। यही आपका आंसर होगा आपका बी वाला, बिल्कुल सिंपल है। तो देखिए इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें क्या है, देखो 6 ऑप्शंस दिए गए, तो इसमें से 2 ऑप्शंस आपके एलिमिनेट हो रहे हैं। मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं। तो कुछ ऐसे शब्द हैं, इनको याद रखिएगा, और जब तैयारी आप करेंगे तब आपको नए नए शब्द मिलेंगे, बहुत अच्छे शब्द हैं, इनको ध्यान रखेंगे।
चलिए आप इसको दोबारा देख सकते हैं, पीडीएफ भी मिल जाएगा। अब देखिए लिस्ट 12 नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें 4 शब्द दिए गए, आइकोनोक्लास्ट, हमडिंगर, मार्टिनेट और कैलो। ये थोड़ा सा 12 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें थोड़े से वर्ड सिंपल हैं, थोड़े से, क्योंकि देखो वोकैबुलरी है, अगर आती है तो आप कर सकते हैं, नहीं आती है लेकिन तरीका क्या है वो जानना बहुत जरूरी है। अब देखिए इसमें जो क्वेश्चन दिए गए, आइकोनोक्लास्ट बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है। एक ऐसा व्यक्ति जो इमेजेस वगैरह पे विश्वास नहीं करता। आइकन का मतलब ही होता है इमेज या मूर्ति, मूर्ति पूजा मान्य नहीं करता, पुराने रूल्स या पुराने एस्टैब्लिश रूल को वो नहीं फॉलो करता, समझ पा रहे हैं ना, उसके सेंस में ये होता है। तो अब यहां पर देखेंगे आइकोनोक्लास्ट का मतलब क्या है, पर्सन हु अटैक्स एस्टैब्लिश कस्टम्स, पुरानी परंपराओं को वो नहीं मानता, इसलिए ये इसका आंसर होगा। 2 नंबर का है वो ए के साथ चला जाएगा। अगर आप देखेंगे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, 2 का ए के साथ हो गया। उसके बाद में हमडिंगर का मतलब, ये जो बी वाला ऑप्शन दिया बहुत अच्छा शब्द है, मेरा फेवरेट शब्द है। हमडिंगर का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही एक्सीलेंट होता है, जो अपने काम को बहुत अच्छी तरीके से करता है, परफेक्टनेस के साथ करता है, उसको हमडिंगर बोलते हैं। तो अब यहां पर देखेंगे एक्सीलेंट पर्सन और थिंग, एक ऐसी चीज जो एक्सीलेंट, देखिए लिखा भी है 3 नंबर के साथ जाएगा, तो बी का जो है 3 के साथ हो गया। उसके बाद में मार्टिनेट, आपने सुना होगा पुरानी फिल्में जब देखते हैं हॉलीवुड की, मार्टिनेट का मतलब क्या होता है, एक ऐसा शासक, एक ऐसा राजा या कोई भी एक ऐसा सेनापति या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो रूल्स के हिसाब से बहुत स्ट्रिक्ट हो, उसको मार्टिनेट बोलते हैं, समझ पा रहे ना। तो यहां पर देखेंगे मार्टिनेट का मतलब क्या है, पर्सन हु इंपोजेस स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, तो जो बहुत ही कठिन डिसिप्लिन के लिए इंपोज करता है उसको मार्टिनेट बोलते हैं। तो ये आपका मार्टिनेट सी का 6 के साथ जाएगा। और उसके बाद में अब एक ही बचा कैलो। कैलो का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसको मैच्योरिटी नहीं है, या कहने का मतलब जिसको एक्सपीरियंस नहीं है किसी भी चीज का, नया बंदा, एकदम नोविस, नियोफाइट होता है ना। देखिए एक ऑप्शंस होते हैं, नोविस दिया गया है, यहां पर नहीं है लेकिन नियोफाइट है, जैसे आप पढ़ेंगे तो आपको सब मिल जाएंगे, वही को हम कैलो भी बोलते हैं। तो इसका 1 के साथ जाएगा। तो कोड बना 23 और 61। 23 और 61 को देख लेंगे यहां पर कहां पर दिया गया है, ये है आपका 23 और 61, तो आंसर हो गया आपका डी वाला। तो आप समझ रहे हैं कि एक एक क्वेश्चन को पाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, कितने वोकैबुलरी अच्छे से तैयार करना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो मेरे हिसाब से आप जितना भी लास्ट ईयर के जो पेपर्स हैं उनको कर लीजिए आप बस। उसके अलावा जितना भी आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा, उनको देखिए, जितना भी आप पढ़ते हैं लास्ट ईयर के पेपर करें या यूपीएससी से संबंधित और भी दूसरे पेपर, जैसे हमने बताया था सीएपीएफ का, तो वहां से भी देख सकते हैं, लेकिन आप उन्हीं को 2 बार 3 बार ओवर एंड ओवर करते रहिए। अब ऐसा नहीं है कि आप उस चीज को एक बार करें छोड़ दें, आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा, ये मेरा दावा है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं।